चीन का पर्सपेक्टिव, आज की चीन की इमेज दुनिया में क्या है। इसलिए वन बाय वन आप देखिए, ये सामने आपके मैप आ रहा है चीन चाइना का, और इस मैप में आप देखेंगे कि चीन का जो ऑफिशियल नेम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो कि 1949 में जब वहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई, माओवादी रिवॉल्यूशन, साम्यवादी क्रांति हुई या माओवादी रिवॉल्यूशन हुई, उस वक्त इसका ये नाम पड़ा। आप जरा इसका स्ट्रक्चर देख लें सामने। चाइना एक बहुत बड़ा देश है, और इस बहुत बड़े देश की जो अपनी एक इकोनॉमी है, अपनी जो एक पॉलिटी है, इस पॉलिटी और इकोनॉमी के कारण इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अमेरिका के बाद अगर इस वक्त हम कहें कि दूसरी कौन सी शक्ति है, तो वो चाइना का नंबर आ रहा है। चाइना ने अमेरिका के लिए एक चुनौती पैदा की है, और आप ये भी जानते हैं इसमें कि जो यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसका चाइना एक मेंबर है। इसलिए दुनिया की राजनीति को रेगुलेट करने में चाइना इस समय बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका चाइना की है। मॉडर्न इसका स्ट्रक्चर यह है कि बीजिंग, जिसको पहले पेकिंग बोला जाता था, यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह पर बीजिंग है, और बीजिंग के साथ साथ उसके जो मेन जो सिटीज हैं, शंघाई, तो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है, इस वाले पार्ट में देखिए ये सिविलाइजेशन आपको आज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड मिलेगा। और जैसा कि हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में जैसे आप और हम सब जानते रहे हैं कि गंगा यमुना के क्षेत्र में, सिंध नदी के क्षेत्र में ज्यादातर भारतीय इतिहास और संस्कृति का विकास हुआ। पूरा इतिहास हमारा गवाह है इस बात का। इसी तरह से इनके यहाँ पे हम जो देखते हैं, ये जो दो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनके आसपास के एरियाज में, इन सराउंडिंग्स में हमको सिविलाइजेशन का विकास दिखाई देता है, और आज भी यही पार्ट ज्यादा ओवर क्राउडेड है। मैं अभी आपको इस बारे में और आगे बात करता हूं। चाइना जो आज एक देश के रूप में है, एक कंट्री के रूप में है, आप इसका फ्लैग देख सकते हैं, ये इसका फ्लैग है। यहाँ पे जो प्रोविंसेस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो इसके सेटअप हैं, ये आपके सेटअप देख रहे हैं आप। इसमें कुछ तो इनके स्टेट्स हैं, कुछ ऑटोनोमस रीजन है। आप लोगों ने सुना होगा कि तिब्बत को लेकर के विवाद रहा है, तो ये तिब्बत को देखिए, ये भारत के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। आप यहाँ पे इसके बाउंड्रीज देख रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से भारत है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये फिर इंडिया और म्यांमार का एरिया है, और सराउंडिंग पूरी ये चाइना की है। ये चाइना का जो स्ट्रक्चर है, इसमें मैं आपको बता चुका हूं, इसमें स्टेट्स भी हैं जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड हैं, कुछ ऑटोनोमस रीजन्स हैं। ऑटोनोमस रीजन मतलब स्वायत्तशासी प्रदेश, जैसे तिब्बत को भी वो स्वायत्तशासी मानते हैं, लेकिन उनका खुद का कंट्रोल है उसमें। 50s और 60s में तिब्बतियों को वहां से पलायन करना पड़ा। आप लोगों ने सबने सुना है दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे लश्कर के साथ हिंदुस्तान में आ गए, और अब उन्होंने अपनी एक प्रतीकात्मक राजधानी धर्मशाला यानी हमारे हिमाचल प्रदेश में बनाया है। तो ये इस इशू को लेकर के भारत के साथ भी उनका विवाद रहा, भारत के साथ जमीन संबंधी विवाद है, और सच तो यह है कि इनकी बाउंड्रीज जहां जहां पर हैं वहां इनका विवाद है। आज जब हम सिक्योरिटी स्टडीज की बात करते हैं, आज जब हम सामरिक अध्ययनों की बात करते हैं, तो हमारे लिए चाइना की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिकली, भू राजनीतिक रूप से चाइना की बाउंड्रीज हमसे मिलती जुलती हैं, सब मिल रही हैं बाउंड्रीज। और चीन के साथ हमारी जमीन संबंधी सबसे ज्यादा विवाद है, पाकिस्तान से भी ज्यादा विवाद है। और इसलिए मैंने अभी आपसे बात की कि पाकिस्तान और चीन दोनों ही हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन हम चीन के बारे में कम जानते हैं, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हम कल्चरली ऑलमोस्ट सेम हैं। केवल धार्मिक अंतर आप निकाल दें, सांस्कृतिक अंतर हमारा मिलता जुलता है। हमारे बीच के विवाद हैं, वो विवाद के किसी अन्य टॉपिक में उन पर बात करेंगे। इस तरह से यहां पर चाइना का करंट इशू आता है। अब आप देखिए, जब हम इस मानवीय सभ्यता की विकास की बात करते हैं, तो मानवीय सभ्यता के विकास के साथ आप देखेंगे कि यहां पर ये उस जमाने की दुनिया को देखिए। सबसे पहले कहा जाता है जो सिविलाइजेशन का विकास हुआ, मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, वो नदी के किनारे हुआ। नदी के किनारे मानव के लिए बसने के लिए जगह थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पानी था। पानी होगा तो आसपास में हर्ब्स मिलेंगे, घास मिलेगा। जानवर पानी पीने आएंगे तो आपको मांस मिलेगा। तो यानी वेज और नॉन वेज दोनों का प्रबंध इन नदियों के किनारे मौजूद है आज की डेट में भी। इसलिए आप देखिए, ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ये स्केच है, इसमें अमेरिका वाला पार्ट नहीं है। ये देखिए इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये
इजिप्ट की सभ्यता है। इस इजिप्ट की सभ्यता में हम देख रहे हैं ये नील नदी है, इस नदी के दोनों तरफ हम इस सिविलाइजेशन का विकास पाते हैं। यहां हम ये इराक वाला रीजन देखते हैं, ये जिसको हम दजला फरात नदी कहते हैं, इन नदियों के बीच में आप देख लीजिए एक सिविलाइजेशन का विकास होता है, जिसको आप लोगों ने खूब सुना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, ठीक है, सुमेरिया की सभ्यता, ये सारे यही है नाम। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे हमसे संबंधित है, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, सिंधु नदी है। सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे जब सभ्यता का विकास हुआ, उसको हमने क्या कह दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता। रिवर सिस्टम, नदी तंत्र पर इन सभ्यताओं का विकास हुआ है पूरी दुनिया में। इसी तरह से ये जो 3 नाम मैंने बताए हैं, इसी तरह से चाइना में अगर आप देखेंगे तो चाइना में ये 2 नदियां आपको दिखाई दे रही हैं। एक को हम येलो रिवर कह रहे हैं, ह्वांगहो, चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है, चीनी उच्चारण है, तो चीनी उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए ये ह्वांगहो है, जिसको वो लोग पीली नदी या येलो रिवर भी कहते हैं। यहां पर यह बात भी समझिए कि जब हम चीन को पढ़ने जाते हैं, चीन को समझने जाते हैं, तो चीन को समझने के हमारे पास 3 दृष्टिकोण सामने आते हैं, 3 तरीके से हम चीन को समझते हैं, और ये लगभग सभी देशों में ऐसा होता है। एक तो किसी देश की जानकारी हमको वहां की जो अनुश्रुतियां हैं, दंत कथाएं हैं, उनसे मिलती हैं। भारत में भी है, अरब में भी है, चाइना में भी है। एक वो है जो वहां का इतिहास कहता है, जिसके हम अभी जिक्र करेंगे, वहां का हिस्टोरियन क्या कह रहा है। सुमा चियन नाम का वहां का एक फेमस हिस्टोरियन था, उसने चीन के बारे में जो हमको बताया वो ऑथेंटिक है। तीसरे नंबर पर आता है पिछले 100 सालों में इस पूरी दुनिया में आर्कियोलॉजी का विकास हुआ। आर्कियोलॉजी के जुड़ते ही इतिहास और इसकी व्याख्या विज्ञान से जुड़ गई, विज्ञान के आधार पर इतिहास की व्याख्या होने लगी, इसलिए यहां पर ये आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम देखेंगे ये चीन की सभ्यता है। ये इसके कलर्ड मैप में आपको मैं दिखा रहा हूं एक बार वही। ये आप इजिप्ट की सभ्यता, ये दजला फरात, देखिए छोटे छोटे शहर हैं, बहुत छोटे छोटे शहर। आप लोगों ने सबने सुना है गीजा के पिरामिड हैं, आप लोगों ने सुना है किश, उम्मा, लगेश, ये सारे छोटे छोटे शहर हुआ करते थे। सिंधु सभ्यता में आप लोग सब जानते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। इसी तरह से ये चीनी सभ्यता है। ये चीनी सभ्यता क्योंकि इस पीली नदी के आसपास हुई, तो शुरुआत में इसको येलो वैली सिविलाइजेशन भी कह दिया गया, और यहां के सम्राट के लिए येलो एम्परर कहा गया, जिसकी चर्चा मैं भी करता हूं। आप ज्योग्राफी अगर आप वहां की देखें चाइना की, तो ये ज्योग्राफी आपको इस रूप में दिखाई दे रही है। देखिए ये जो हमारा ये तिब्बत वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो इंडिया से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये आपको डिफरेंट कलर से दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट आप जानते हैं ये गोबी डेजर्ट है, डेजर्ट वाला पार्ट है, यानी कि ये एक तरह का मरुस्थल है। मरुस्थल है तो ये मैक्सिमम तो मंगोलिया में, आज के मंगोलिया में, लेकिन ये जो इधर का पार्ट है, ये इधर का पार्ट, इसको हम इनर मंगोलिया कहते हैं, ये चीन का पार्ट है। इसी तरह से ये जो आप ग्रीनिश एरिया देख रहे हैं, मैंने अभी आपको नदियों का स्ट्रक्चर बताया था, इन नदियों के बीच का एरिया, नदियों के बीच का एरिया हमेशा उत्पादक होगा। आप सब ने एक बड़ी फेमस लाइन सुनी है, शेरशाह ने कहा था 2 मुट्ठी बाजरा के लिए मैंने हिंदुस्तान की सल्तनत को खो दिया था। इसका मतलब जमीन, लैंड की फर्टिलिटी, ये इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इस पूरे चीन के इतिहास में देखिए ये वाला एरिया सबसे ज्यादा फर्टाइल है, उर्वर है, इसलिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सभ्यताओं का विकास होगा। और एक बात और क्लियर यहां पर है, ज्यादातर सभ्यताओं का विकास इसी एरिया में होगा, क्योंकि ये डेजर्ट है, ये ठंडे एरियाज हैं। इसलिए जितना भी आजकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है चाइना का, उसमें मैक्सिमम परसेंटेज इस एरिया का है। आप और हम जानते हैं चाइनीज नूडल्स, चाइनीज फूड, आप सब ने इसके बारे में सुना है। ये चाइनीज नूडल्स, ये सब इस इलाके की देन है। इतना चावल पैदा होता है, लेकिन उसकी खपत भी उन्हीं के यहां सबसे ज्यादा है। इसलिए ये इसका ओवरऑल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है। ये वापस इसी मैप को मैं अब नदियों के हिसाब से बता रहा हूं आपको। ये 2 नदियां हैं, जिसको मैं ह्वांगहो कह रहा हूं, यानी कि येलो रिवर, और जिसको मैं यांगत्से सी कह रहा हूं, ये चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है। इन नदियों के बीच का एरिया आज के हिसाब से ये बीजिंग ये है, तेंजिंग है, शंघाई है, ताइपे है, ताइवान की कैपिटल है, ये हांगकांग है, जहां पे आजकल बड़ा एजिटेशन चल रहा है, आप सबने इस बारे में सुना होगा। ये हांगकांग है, ये मैकाओ है, मैकाओ एक छोटा सा देश बना है पिछले 2 दशकों में, हेनान है, और यहां से ये वियतनाम, लाओस,
म्यांमार, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनसे सराउंडेड है। चीन की पॉलिसी आज की दुनिया में भी यह है कि इन सारे देशों को घेरा जाए, खास करके इंडिया को, क्योंकि इंडिया उसका निकटतम प्रतिद्वंदी भी है। लेकिन इन दोनों देशों में एक समानता है, वो है इकोनॉमी को लेकर। भारत का जो आर्थिक बाजार है वो बहुत बड़ा है, यह चीन को आकर्षित करता है। लेकिन इसके साथ साथ चीन ने इन सारे देशों में आज की डेट में, जब वहां पे साम्यवादी सरकार स्थापित हुई 1949 में, उसके बाद उन्होंने प्रसारवाद का सिद्धांत अपनाया। अब यह था सारा आज का पिक्चर। अब हम इसके पिछले पिक्चर में चलते हैं। अभी लास्ट आपको याद होगा, यह वाला एरिया मैंने बताया है कि यहां पर क्या था, बेसिकली ठंडा एरिया है। ठंडा एरिया है। इस ठंडे एरिया में 3 जगहों से मानव के सिर मिले हैं, स्कल्स, खोपड़ी। इस खोपड़ी में हमको पता लगता है कि यह कब का मानव होगा, हजारों साल पहले का, जिसको टेक्निकली में लाइफ साइंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दिस इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का मतलब होता है ऐसा मानव जो सबसे पहले सीधा खड़ा हो सकता हो। नॉर्मली जीव 4 पीडल होते हैं, चतुष्पादीय होते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं। लेकिन एक मानव एक ऐसा आया, आप लोगों ने देखा होगा, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये अपने 2 पांवों पे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से आप और हम, मानव भी 2 पैरों पर खड़ा है। तो जैसे ही उसने खड़ा होना शुरू किया, इवोल्यूशन ऑफ मैन के दौरान जैसे ही वो खड़ा होना शुरू हुआ, वैसे ही उसका हमने नाम कर दिया इरेक्टस, होमो इरेक्टस। होमो मतलब मानव, इरेक्टस मतलब सीधे खड़े होने वाला। इस तरह की चीज हमको यहां दिखाई देती है और ये उसकी खोपड़ी है। ये ठंडे प्रदेश का मानव था। ऐसी खूब खोपड़ियां हमको दुनिया के अलग अलग भागों में प्राप्त हुई हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बात की थी कि पूरी दुनिया में सबसे पहली जो मानव की मां है, हमारा जो सबसे पुराना पूर्वज है, वो अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई। उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। ऐसा मानव जिसमें कुछ लक्षण कपी के थे और कुछ लक्षण आदमी के आ गए थे। ये इवोल्यूशन ऑफ मैन की कहानी है। ये पूरा साइंस का भाग है, लाइफ साइंस का भाग है, एंथ्रोपोलॉजी का भाग है। अब आप देख रहे हैं, अब शुरू से देखिएगा, मैंने आपको यह बताया था कि जो 2 नदियां हैं, वांगो नदी, जिसको चीन का शोक भी कहते हैं, ये शिफ्टिंग करती है और इसके कारण से बाढ़ होती है, इसलिए इसको चीन का शोक भी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में सभ्यताओं का विकास हो रहा है। तो ये जो नवपाषाणिक क्षेत्र है, नियोलिथिक एरा, यानी वो टाइम जब मानव पत्थरों का प्रयोग करता था। नियोलिथिक मतलब नवपाषाण। ये जब पत्थरों का प्रयोग करता था, ये उस काल की बात कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको जो पिक्चर दिखाया, जो खोपड़ी दिखाई, वो खोपड़ी इस काल से और इससे पहले से संबंधित है। एरिया सारा वही है, देखिएगा आप। ये चीन का, अब मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि हमें चीन के इतिहास को देखने के 2-3 नजरिए सामने आते हैं। एक तो चीन की अनुश्रुतियां और प्राचीन इतिहास क्या कह रहा है, प्राचीन किंवदंतियां क्या कह रही हैं, प्राचीन अनुश्रुतियां क्या कह रही हैं। दूसरी बात यह आती है कि चीन का जो ऑथेंटिक इतिहास है, सुमाचियन टाइप का जो इतिहास है, वो क्या कहता है। और तीसरी बात, हमारा इसका आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, पुरातत्व जो पिछले 100 सालों में डेवलप हुआ है, वो क्या कहता है, वो इसको सपोर्ट करता है नहीं करता है। जब हम आज की दुनिया में बात करते हैं, तो आज की दुनिया में भी चीन को समझने और पढ़ने का काम सबसे ज्यादा वेस्ट वाले लोगों ने किया है। आप चीन से रिलेटेड जितनी अच्छी किताबें देखेंगे, वो ज्यादातर वेस्ट वालों के पास हैं, क्योंकि उन्होंने चीन को समझने का प्रयास किया। क्योंकि पिछले 1949 से पहले जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, वो चीन में बहुत ज्यादा था। चीन में एक तरह का कॉलोनाइजेशन था, तो उन लोगों ने इसको पढ़ना लिखना शुरू किया। अब यहां पे आप देखेंगे कि आपको ये व्यक्ति, होंगडी नाम है इस व्यक्ति का, मैंने अभी बताया पीली सभ्यता का एरिया है। तो एम्परर का नाम क्या पड़ गया, येलो एम्परर, पीला सम्राट। इस पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पीला सम्राट किसे कहा जाता है। तो आपके सामने पीला सम्राट है। ऐसा कहते हैं कि इसने 100 साल जिया। 100 साल जिया नहीं, रूल किया। जिया तो कहते हैं 200 साल। जबकि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में भी हम जब किसी को आशीर्वाद देने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि शतंजीवी भव, 100 वर्ष जियो। लेकिन ये 100 साल तो इसने शासन ही किया है। इसका मतलब
कहीं अनुश्रुति है। इसका मतलब कहीं अनुश्रुति है, और इसका दूसरा मतलब यह निकलता है कि इस व्यक्ति ने लंबे समय तक शासन किया। 100 साल तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। और एक बात और है कि इस व्यक्ति से शुरुआत होती है किस बात की? इन्वेंशंस की, चीनी संस्कृति के विकास की। ये लेकिन किंवदंती है, अभी हम इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए क्या कहते हैं कि यहां से व्हील्ड व्हीकल्स शुरू हुए। जैसे हम भारत में भी देखते हैं, जब यहां पर आर्य आए तो कहते हैं कि वो रथों पे चलते थे। किस में चलते थे? रथों में चलते थे। रथों में क्या लगेगा? व्हील लगेगा। तो व्हील लगेगा तो व्हील जो है इसके व्हीकल्स हैं। शिप्स, बोट्स, बेसिकली शिप्स उस समय बहुत बड़ी नावें रही होंगी, उनको शिप्स कह रहे हैं। आर्मर, सशस्त्र रूप से खुद को सशक्त करना। उसके बाद आता है पोट्री। पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, कुम्हार जो बनाता है उसको हम अंग्रेजी में पोट्री बोलेंगे। सिल्क मेकिंग, चीन जो है वो प्राचीन दुनिया से ही, प्राचीन काल से ही सिल्क के लिए फेमस रहा है। अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा चीन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो रूट था, व्यापारिक मार्ग था, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट सिल्क रूट। अभी उसके बारे में मैं डिटेल में आपको दिखाऊंगा ग्रेट सिल्क रूट क्या था और किस तरह से था। अब हम थोड़ा सा मैं आपको यह आइडिया दे दूं कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं इस चीन के इतिहास में। जैसा कि बच्चों वो भारत में हम देखते हैं कि भारत में बहुत से राजवंश हुए। यहाँ मौर्य राजवंश भी था, यहाँ गुप्त राजवंश भी था, यहाँ हर्षवर्धन का राजवंश था, यहाँ मुगल आए, इतने तरह के राजवंश हैं। लेकिन आप देखिए इन सारे राजवंशों का फोकस कहां रहा? यूपी, बिहार, गंगा यमुना का एरिया और पंजाब का एरिया, यानी जहां फर्टाइल एरिया था। इसी तरह से चीन के इतिहास में भी ये पूरे राजवंशों की सूची है। इन पूरे राजवंशों की जब हम बात करते हैं तो इन राजवंशों ने ज्यादातर ने तो चीन के उसी भाग में शासन किया, लेकिन वो अपने को विस्तार करते चले गए। जैसे आप और हम सब जानते हैं मुगलों की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन उन्होंने अपना फैलाव कहां तक किया? असम तक किया, काबुल कंधार तक किया और दक्षिण में कर्नाटक तक किया। तो लेकिन बेस क्या था? गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा का मैदान। इसी तरह से इनके साथ भी आता है, इन दो नदियों के बीच के एरिया में ज्यादातर राजवंश डेवलप हुए और इन्होंने अपनी जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया। तो वन बाय वन यहां पे हम 2200 BC से शुरू कर रहे हैं। उससे पहले का जो चीन का इतिहास है वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो अनुश्रुतियों पर आधारित है, वो दंत कथाओं पर आधारित है। जैसे मैंने अभी आपसे इस बारे में चर्चा की। जैसे अभी मैं एक आपको राजवंश बताने से पहले एक नाम बताऊं। ये नाम है, इसका उच्चारण जरा जो लिखा हुआ वो उच्चारण नहीं है, पानकू। क्या उच्चारण है? पानकू। ये पानकू जो व्यक्ति है इसके लिए कहा गया कि ये व्यक्ति चीन की सभ्यता का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का जनक है। मैं आपको उदाहरण दूं यहां पे, जैसे कि भारत के शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया। जैसे हम कुरान के पहले अध्याय की पहले सूरा की बात करते हैं तो वहां पर आता है कि अल्लाह ने इस धरती को बनाया, अल्लाह ने आकाश बनाया और उसके बाद अल्लाह ने एक आदम और हवा को बनाया। सेम कुछ कुछ कहानी मिलती जुलती है। पानकू की कहानी जो भारत में जिस कंसेप्ट को हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, आप लोगों ने सुना होगा। अर्धनारीश्वर किसे कहते हैं? शिव के दो रूप, एक साथ वो दो रूप में चलता है, एक स्त्री रूप है, एक पुरुष रूप है, दायां और बायां। इसी तरह से पानकू के संबंध में भी ये इस तरह की एक अनुश्रुति सामने आ रही है। एक बात बहुत स्पष्ट सामने आती है, इसका मतलब पूरी दुनिया में लोगों की जो मूल लोगों का मनोविज्ञान था ऑलमोस्ट सिमिलर था। लोगों ने कंसेप्ट एक तरह के दिए हैं। अब ये जो पानकू है तो चीन की संस्कृति का इन्होंने विकास किया। इस पर एक बात और आती है, सारी दुनिया में दो कंसेप्ट हमारे पास बहुत अच्छे आए और बहुत ऐसे आए कि जो सब जगह आए। सब जगह स्वर्ग नरक की बात की गई। तो चाहे इस्लाम है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, चाहे इंडिया है और चाहे चाइना है। तो चीन में भी उन्होंने स्वर्ग की कल्पना की और बोला जो स्वर्ग से नीचे का राज्य है उस राज्य में चीनी राज्य कर रहे हैं, बाकी तो भगवान का है, ऊपर वाला भाग तो भगवान का है। तो यहां पर इन लोगों ने जो संकल्पना दी है, आपने सबने सुना है, अक्सर बोला जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे,
और बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे। और मानव को डराने के लिए बहुत सारी बातें की गई। स्वर्ग करोगे जाओगे तो वहां ऐश्वर्य मिलेगा। ये सेम बात इस्लाम में भी ऐसे कैसे ही है। और नरक जाओगे तो वहां पर पूरा मेनू तैयार है, आपको कढ़ाई में पकाया जाएगा। स्वर्ग जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे किस्म की शराब मिलेगी। क्या शराब पीना ही यही प्रतीक है अच्छे होने का? लेकिन ऐसा कह दिया गया, और ऐसा नहीं, सभी सभ्यताओं में कह दिया गया वहां पर ऐसा मिलेगा, वहां ऐसा मिलेगा। और यहां आपको नरक में आपको इस तरह की प्रताड़नाएं मिलेंगी। किसको मिली? शरीर तो गया, एक जगह दफना दिया गया, एक जगह जला दिया गया। उसके संदर्भ में बहुत सी थ्योरीज आ गई जो कि अनुश्रुतियां हैं। चीन में भी आई, भारत में भी आई, इस्लाम में भी आई और क्रिश्चियनिटी में भी आई, सब जगह आई है। अब यहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि हम अब इस बारे में देखेंगे कि किन राजवंशों के समय में क्या क्या मुख्य बातें हुई हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चीन ने हमें इस विश्व को कागज दिया, चीन ने इस दुनिया को प्रिंटिंग दिया, चीन ने इस दुनिया को गन पाउडर यानी बारूद दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्लास का आधार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मूल आधार है, वो सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। लिखित परीक्षाएं या परीक्षाओं का आयोजन होगा किस काम के लिए? सिविल सेवा में प्रवेश के लिए। आज से 2000 साल पहले उन लोगों ने यह एक्सपेरिमेंट कर दिया। और आज की दुनिया में अगर हम बात करते हैं तो यह प्रयोग ब्रिटेन ने किया था और भारत में भी उन्हीं लोगों ने लागू किया। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप लोगों ने सुना है कि अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक के लिए जो मापने के यंत्र है, जिसको रिक्टर स्केल बोलते हैं, उसका जो प्राइमरी बैकग्राउंड है, उसका जो प्रोटोटाइप है, वो चाइनीज लोगों ने शुरू किया। क्योंकि चीन जापान में वहां पे भूकंप भी ज्यादा आते हैं और इस तरह की और प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं। तो हम यहां पर जरा इन राजवंशों को एक बार देख लें। मैं आपको उसके बाद इनके बारे में बता रहा हूं। थोड़ा अंग्रेजी की स्पेलिंग डिफरेंट होंगी, चाइनीज डिफरेंट होंगी, और हो सकता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंडियन प्रोनाउंसिएशन करूं, भारतीय उच्चारण इसका करूं, चाइनीज ना करूं। ये पहला जो राजवंश आप देख रहे हैं, जिसकी जानकारी है, वो शिया राजवंश है। तो पहला शिया राजवंश है, दूसरा शांग राजवंश है, तीसरा चौ राजवंश है। उसके बाद ये बीच के काल आ जाते हैं। ये जो आप क्विन देख रहे हैं, ये क्विन नहीं है, चिन है। ये चाइनीज प्रोनाउंसिएशन है, चिन है। ये चिन राजवंश हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप सब लोगों ने सुना है कि इस दुनिया में 7 आश्चर्य हुए, उसमें से एक ये चीन की दीवार है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। ये क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी अभी मैं बात करूंगा। आप इस दीवार में देख रहे हैं, दीवार ये चौड़ाई 5 फीट से लेकर कई जगह 16 फीट तक है। यानी इसमें घुड़सवार भी चल सकते हैं, इसमें गाड़ियां भी चल सकती हैं, और इसमें दोनों साइड से आपके सैनिक खड़े हो सकते हैं। ये इन्हीं के काल में ये दीवार बनाई गई, चिन राजवंश के काल में। मूल रूप से था क्या कि जो ट्राइबल जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, खास करके जो लोग हमारे यहाँ भी आए, हूण इंडिया में भी आए थे, और अदर ऐसे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे जो अटैक करते थे, उन लोगों से बचने के लिए ये चीन की दीवार बना दी गई। बनाई इनके काल में गई, चिन राजवंश के टाइम में, लेकिन इसका विस्तार 16वीं शताब्दी तक होता रहा, कंस्ट्रक्शन और भी आगे तक होता रहा, और लगभग 1500 मील की दीवार है ये। और इतनी बड़ी दीवार है कि इसमें जितने मजदूर काम करने वाले थे, उनकी डेथ भी वहीं हो जाती थी और उनको वहीं दफना भी देते थे। इसलिए चीन का कब्रिस्तान भी कह दिया गया इसको। तो ऐसा कहते हैं कि जो स्पेस से जब हम देखने की कोशिश करते हैं, अंतरिक्ष से, जो चीन की दीवार बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। और वोल्टेयर एक बहुत ही जाने माने सोशल साइंटिस्ट हुए 18वीं शताब्दी में फ्रांस में। उन्होंने एक बड़ी फेमस बात लिखी है कि इजिप्ट के पिरामिडों के इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो चींटी से नजर आते हैं इस दीवार के सामने। तो यहां पर ये फिर 3 राजवंश, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजवंशों का एकीकरण होने का प्रक्रिया शुरू होती है। यानी चीन का राजवंश, चीन के जो साम्राज्य था वो बड़ा होता चला गया, और उसके बाद ये सेकंड एम्पायर का काल आता है, यानी 589 या 6वीं शताब्दी ईस्वी से। और ये चलता रहा लगभग 1644 तक, जब हमारे यहाँ पे इंडिया में मुगल्स थे।
मिंग राजवंश अंतिम राजवंश है, और उसके बाद जो मॉडर्न चाइना है, इस मॉडर्न चाइना में हम पहला राजवंश देखते हैं मांचू राजवंश। इस मांचू राजवंश के समय में 1911 में सन याट सेन द्वारा एक क्रांति की गई, जिसको हम नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन, राष्ट्रवादी क्रांति कहते हैं, और यहीं से आज के चीन का निर्माण शुरू होता है। और उसके साथ साथ दो लाइन शुरू हुई चीन में, एक को हम राष्ट्रवादी लाइन कहते हैं और एक को हम साम्यवादी लाइन कहते हैं। जो साम्यवादी लाइन आगे बढ़ी वो मूल रूप से माओ लेकर चले, इसीलिए चीन में मार्क्सवादी विचारधारा को माओवादी विचारधारा कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जो भारत में नेक्सलिस्ट काम करते हैं उन लोगों को भी ये टर्म दिया जाता है, उन्हें भी माओवादी कह दिया जाता है। तो ये यहां पर पूरा चीन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। अब एक एक करके जरा इसको हम देख लें, फिर इन पर हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे। ये पानकू की चर्चा मैं आप लोगों से कर चुका हूं। ये चुंगको है। नाम थोड़ा सा कठिन लगेंगे आपको, लेकिन कंसेप्ट पे आइए आप। चुंगको पानकू का ही कंसेप्ट है। पानकू ने बोला कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे स्वर्ग का नीचे का राज्य है, और वो राज्य चीन है। हर दुनिया के हर आदमी ने, हर कंसेप्ट देने वाले ने अपने एरिया को सबसे बेहतरीन बताया। भारतीयों के लिए भारत स्वर्ग है। अमीर खुसरो कहता है कि दुनिया में कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ये बात बाद में शाहजहां ने भी रिपीट की। जब हम अरब की तरफ जाते हैं, डेजर्ट है, तो लोग बताते हैं कि अरब स्वर्ग है। जब हम जाते हैं यूरोप में, यूक्रेन, रोम, कहते हैं हमारी जगह स्वर्ग है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना घर प्यारा लगता है। इसलिए अगर दुनिया में कोई साम्राज्य की, स्वर्गीय साम्राज्य की कोई स्थापना हुई है तो वो चीन में है। तो उसका नाम कंसेप्ट है चुंगको। चुंगको ये सबसे पहले मैंने बात की है शिया डायनेस्टी की। शिया राजवंश जो चीन का पहला राजवंश है। आप देखिए कि आज से लगभग आप मान लीजिए कि 43 इयर्स बैक चीन का जो सामान्य इतिहास है, लगभग 4200 साल मान लीजिए या 5000 साल मान लीजिए, इतना उनका इतिहास है। पूरी दुनिया का जो लगभग आज का इतिहास है वो करीब 5-1 हजार साल का है इतिहास। उससे पहले की कथाएं दंत कथाएं हैं। जब हम बात करते हैं कि क्या मानव उससे पहले नहीं था, मानव उससे पहले भी था, लेकिन तब वो पत्थर का जीवन जीता था, तब वो कंद मूल फल खाता था, तब वो भटकता था जानवरों को पकड़ने के लिए, शिकार करने के लिए। यहां से सभ्यता का प्रारंभ होता है। तो ये यू द ग्रेट है, चाइनीज नेम है सारे, और ये नाम जो आप यहां पर देखेंगे चीनियों के आज लगभग नाम एक जैसे हैं। जैसा आप भारतीयों के नामों की बात करेंगे, भारतीयों के आज के नाम अगर हम सनातन ट्रेडिशन के लोगों की बात करें, हिंदू लोगों की बात करें, तो उनके नाम ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़े हुए हैं। अगर हम मुस्लिम ट्रेडिशन की बात करें तो वहां सारे नाम मोहम्मद साहब से और 4 खलीफाओं से और उनके महिलाएं जो उनके साथ हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। 70% हाल यही है। यानी हमारे देश में, इस पूरी संस्कृति में, इस पूरी दुनिया में, यहां तक कि क्रिश्चियनिटी में, जॉन और जीसस और उनके सराउंडिंग के लोग नाम सारे उधर से प्रभावित हुए, इंस्पायर्ड बाय दीज कंसेप्ट्स। तो ये यू नाम आता है और इसको माना गया कि ये शिया वंश का मूल संस्थापक था। ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये फूसी है। ये नाम जो है फूसी, ये भी आप देखिए एक तरह का आपको जैसा नाम दिखाई दे रहा है और जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मूल रूप से चीनी जाति का भी एक पिता मानिए इसको। ये आपके सामने नाम शब्द आ रहा है, ये मिथिकल शिया रूलर है, यानी ये मिथक में मिलता है, इतिहास में नहीं। जैसे भारतीय संस्कृति में एक नाम आता है, आप लोगों ने सबने सुना है, मनु। मनु मनु के बारे में हमारी जानकारी सीमित है, केवल हमें मिथक बताता है। मनु, हम मनु की संतान होने के कारण से मानव कहलाए। जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो वहां आदम और हवा, जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो वहां शब्द आता है एडम एंड ईव। सब जगह कंसेप्ट उस तरह के चलते हैं। वो शासक,
इसके बाद मैंने अभी लास्ट चर्चा की थी सेस्मोग्राफ, सेस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप। भूकंप की जब बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि आजकल तो हम इस बात को मानकर चल रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत भूकंप आते हैं। पश्चिम के जगत में यह मान्यता थी कि एटलस नाम का एक व्यक्ति है, उसने पृथ्वी को अपने कंधे में रखा हुआ है। भूकंप तब आता है जब वो अपने इस पृथ्वी को उठाकर इधर से उठाकर इधर कर देता है। आज इस बात को सुनकर के हंसी सी आती है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, ये बहुत लंबे साल तक चलता रहा। भारतीय संस्कृति में बोला गया कि शेषनाग नाम का एक नाग है, उसकी फण पर पृथ्वी है। अब ये सब किंवदंतियां हैं, ये सब विज्ञान नहीं है। आज क्योंकि हम विज्ञान के जगत में हैं, इसलिए इस बात को सुनकर के हमको हंसी आ सकती है, लेकिन उन लोगों की मान्यताएं यही थी। अब उन्होंने निकालने की कोशिश की, तो वो जो रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल हमेशा 10 टाइम्स काम करता है। आपको बोला गया कि 6 रिक्टर स्केल पर इस भूकंप को 6 नापा गया। अगर 7 नाप लिया जाए, 7 का भूकंप आ जाए, तो जितना 6 पे नुकसान हो रहा है उसका 10 गुना नुकसान होना है। भारत में भूकंप के 6 प्रदेश बताए गए हैं। चीन का जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहां पे भूकंप अक्सर आते हैं। जापान, कोरिया, फिलीपाइंस, ईस्टर्न चाइना। इसलिए जहां पर जो समस्या होती है उसके लिए शोध भी होता है। आप सब ने सुना है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तो हम आविष्कार भी करेंगे। उसके बाद एक बात और आती है, सबसे पहले इन लोगों ने हमें बताया कि कॉमेट नाम की कोई चीज होती है, पुच्छल तारा। कॉमेट, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा क्या चीज होती है? इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, सौरमंडल से बहुत बाहर न जाने कितने हजारों लाखों सौरमंडल मौजूद हैं, जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं। कितने हमारे पास कोई संख्या नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब वो कभी पृथ्वी के आसपास से कोई कॉमेट, कोई धूमकेतु गुजरता है, तो उसके पास गैसियस फॉर्मेशन होती है, वो पूंछ बनाती है बहुत लंबी। इसलिए इसको हिंदी में तो हमने पुच्छल तारा कह दिया। पूंछ जिसकी हो, ऐसा तारा जिसकी पूंछ हो। उससे खतरा यह है कि अगर वो पृथ्वी के पास से गुजरेगा और वो जो गैसियस फॉर्मेशन है वो अगर हमारे आपके लिए नुकसानदेह है, तो हो सकता है कि ये सभ्यता समाप्त हो जाए। अभी कुछ सालों पहले, 2 दशक पहले, एक धूमकेतु गुजरा जिसका नाम था हैली। हैली नाम के साइंटिस्ट ने उसको ढूंढा था। उसके कुछ गैसेस सब्सटेंस को एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास ये बात बहुत अच्छी तरह से प्रमाणित नहीं है कि वास्तव में उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। जब हम इस पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल पिद्दी सा नजर आते हैं, कुछ है ही नहीं हम। प्राचीन भारतीय स्रोतों में लिखा गया है, ये नेति नेति है, अपार है, अनंत है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती है। तो एक बात आई धूमकेतु की, एक बात आई रेशम पालने की। मैंने आपको बताया कि उत्कृष्ट किस्म का रेशम चाइना से आया, इसलिए चीनी वस्त्र, चीनी कपड़े, और ये जाते थे कहां तक? पूरे कैस्पियन सागर तक, रोमन साम्राज्य तक, यूरोप तक जाते थे। इसके अलावा आप लोग इस बात को जानते हैं, जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि खगोल विज्ञान की बात करते हैं, तो एक शब्द आता है धूप घड़ी, जल घड़ी। इन सब का इन्वेंशन भी चाइना में हुआ। हमारे यहां हिंदुस्तान में जब हम भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं, फिरोज तुगलक ने धूप घड़ी, जल घड़ी, इनके एक्सपेरिमेंट्स करवाए थे। अपना जयपुर इस बात का एग्जाम्पल है, जहां जंतर मंतर बना है। आप कभी जाके देखें तो आपको उसका साइंटिफिक अप्रोच नजर आएगी कि क्या वो साइंटिफिक अप्रोच है, किस तरह से सनरेज आती हैं और उन सनरेज के आधार पर हम टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उन सनरेज के आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि आने वाले समय में और क्या क्या चेंजेस होंगे। नक्षत्रों के स्थितियों के आधार पर उनकी
इलिप्टिकल मोशन, उनकी जो गति है, उस गति के आधार पर हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम जो बात करते हैं, एक शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, कैंपस। आप तो आजकल मोबाइल में लैपटॉप खोलिए और तुरंत आपको कैंपस मिल जाएगा, यानी दिशा सूचक यंत्र। हमको पता लग जाएगा कि हमारी लोकेशन क्या है। आज तो हम क्योंकि जीपीएस के जमाने के लोग आ गए, इसलिए हम सब चीजें निकाल लेते हैं। लेकिन चीन की सभ्यता में अगर आप कहीं समुद्र में जाते हैं तो एक एरिया तक जाने के बाद आपको यह पता नहीं लग पाएगा कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। तो लोगों ने निकाला कि सूरज किधर से निकला। दिन में तो सूरज निकाला और रात को पोलर स्टार निकाला, ध्रुव तारा। इसके आधार पर हमने ये कैलकुलेशन करनी शुरू की। तो जो ऐसे निकलते थे, अक्सर रात को यात्राएं रोक दी जाती थी। लेकिन बीच समुद्र में क्या करोगे? दिशा सूचक यंत्र आया। हालांकि दिशा सूचक यंत्र फिर 15वीं-16वीं शताब्दी में जब यूरोप में परिवर्तन हुए तो वहां पर भी दिशा सूचक यंत्र पहली बार मॉडर्न पैटर्न में आया। ओके, इसके अलावा हम जब बात करते हैं, एक शब्द आता है सोलर ईयर। हम साल की बात करते हैं, एक साल। आप और हम सब जानते हैं कि पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365.25, 365 सही 1/4। ठीक है, यही है। ओके, अब जब हम इस्लाम की बात करते हैं, वहां चंद्रवंश चलता है। चंद्रमा के आधार पर, सूरज के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, इसलिए महीनों के दिनों का फर्क आएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि चांद दिखाई दिया, अब कल ईद होगी, क्योंकि कैलकुलेशन उसके बेसिस पर है। लेकिन यहां कैलकुलेशन दूसरा है, ये चाइनीज पैटर्न में और इंडियन पैटर्न में। आप आज से 100 साल पहले और 100 साल के बाद भी निकाल सकते हैं कि दिवाली कब आएगी। आज से 100 साल के बाद भी तो पैटर्न चेंज हुआ। इनके यहां शुरू में, इनके यहां भी 356 दिन का साल था, लेकिन बाद में इन्होंने चेंज किया, एनहांस किया इसको, और एग्जैक्ट निकाला 365.25। ये चाइनीज की देन है। साल, सोलर ईयर। ये सारी परिपाटियां, ये सारी चीजें जो हमको चीन की सभ्यता ने दी, हम उनके ऋणी हैं। इतिहास ऐसी सारी सभ्यताओं को, ऐसे सारे व्यक्तियों को नमन करता है जो इस मानवता को कुछ दे गए। अब चीन की जो सभ्यता है, इस सभ्यता के एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। हमने चीन के बारे में जो बात की है वो बात इस तरह से है कि सबसे पहले चीन का आज का इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों हमको चीन को पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ें चीन को, चीन का आज का इंपॉर्टेंस क्या है आज के समाज में। चीन की ज्योग्राफी की मैंने आपसे बात की थी। चीन की ज्योग्राफी की बात करने के बाद, क्योंकि ज्योग्राफी का महत्व हमेशा इतिहास में आता है, इसलिए हमने उसको लिया। उसके बाद हमने चीन के राजवंशों की बात की। चीन से संबंधित हमने शब्दावलियों की बात की कि चीन में क्या क्या शब्दावलियां इस संबंध में आती हैं, जिसके कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीन के हमने धार्मिक दार्शनिक चिंतन की बात की, और चीन का हमने देन क्या है, हमें क्या दे गए हो लोग, क्या योगदान है उनका, इस पर हमने चर्चा की। और ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम इस सेशन में रोमन सिविलाइजेशन को स्टडी करेंगे। रोमन सिविलाइजेशन, इसको हम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पढ़ने के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से। पहला भाग यह आएगा कि रोमन सिविलाइजेशन का भाग क्या क्या है, कहाँ कहाँ रोमन सिविलाइजेशन था, वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है। दूसरा भाग हम ये करेंगे कि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण क्या कर सकते हैं। तीसरा पार्ट इसके हम राजनीतिक सिस्टम पर आएंगे, राजनीतिक सिस्टम क्या है, क्या व्यवस्था थी इनके यहाँ। और चौथा भाग हम इसमें आएंगे कि इनका आर्ट और कल्चर क्या था रोमन एम्पायर का। तो मोटे तौर पर जो रोमन सिविलाइजेशन है
एक वन बाय वन अगर हम बात करते हैं तो आप विश्व के मैप में अगर देखें तो ये जो पार्ट है ये मेडिटेरेनियन सी जिसको हम कहते हैं आज का भूमध्य सागर, इस भूमध्य सागर के आसपास मूल रूप से रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। यह रोमन साम्राज्य वो साम्राज्य है जो एक साथ एट ए टाइम 3 महाद्वीपों में फैला था। आप देख रहे हैं यह सारा भाग यूरोप का भाग है, यह भाग एशिया का भाग है और यह भाग अफ्रीका का भाग है। मोटे तौर पर जो इसका केंद्र है वो रोम है। इस जगह पर इटली की राजधानी रोम, क्योंकि रोमुलस नामक व्यक्ति ने इस रोम की स्थापना की और उस रोम के आसपास में जिस कल्चर का विकास हुआ, उस टाइबर रिवर के आसपास में जिस कल्चर का विकास हुआ, उसको हमने रोमन सिविलाइजेशन कह दिया। आप देख सकते हैं मैप में, ये आज का स्पेन वाला भाग है, ये गैलिया लिखा है, गाल बोलते हैं हिंदी में, ये गाल का क्षेत्र है। ये ज़्यादातर इसमें आज का फ्रांस वाला एरिया है। ये जो आप इटालिया देख रहे हैं ये इटली है। ये सारा आज का बाल्कन का एरिया है। ये एशिया वाला भाग आ गया हमारा, इस वाले पार्ट को टर्की कहते हैं या एशिया माइनर बोलते हैं। ये पार्ट सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और आज का फिलिस्तीन वाला एरिया है। ये भाग आप देखेंगे कि ये इजिप्ट वाला एरिया है और ये उत्तरी अफ्रीका और खास करके जो मोरक्को का एरिया है वो एरिया इसमें शामिल था। तो इस पूरे इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले हम जरा थोड़ा सा इसको ये देखें कि इस इतिहास को हम बांटे कैसे, किस तरह से इसको बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर रखा जाए। तो सबसे पहला भाग तो जो आता है वो आता है 653 बीसी से पहले का काल, 753। रोमुलस नाम के व्यक्ति ने इस जगह की 753 में इसकी रोम की स्थापना की थी। तो क्योंकि रोमुलस ने की थी इसलिए इसको रोम कह दिया गया। इससे पहले का भाग क्या है? 753 से पहले का भाग। एक इतिहास ये है, यहां पर एक एट्रस्टन जाति थी। ये बेसिकली एक आर्यों से मिलती जुलती जाति है। इन लोगों का शासन था। यहां पर आ गया कौन? रोमुलस। मैं हिंदी में साफ लिख रहा हूं, रोमुलस। और लगभग 509 में आकर के बीसी रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई। रोम में गणतंत्र की स्थापना हुई, इसलिए यहां से यहां तक का जो काल है वो गणतंत्र का काल कहलाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, फर्स्ट बीसी में, यहां पर सम्राट बनने लगे, रोमन एम्परर, रोमन एम्पायर। तो आप एक बार फिर से बात को समझ लें, पहले क्या है? पहले रोम का इतिहास बिल्कुल एक अलग तरह का इतिहास है। और यहां पर ये रोम की स्थापना क्योंकि रोमुलस ने की है 653 में, और उसके बाद यहां पर गणतंत्र स्थापित हो गया। गणतंत्र का मतलब, पॉलिटिकली गणतंत्र का मतलब होता है, 2 शब्द होते हैं, एक गणतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र का वह रूप जहां पर हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, जहां पे संविधान का प्रमुख, राज्य का प्रमुख आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इंग्लैंड में गणतंत्र नहीं है। यहां पर हेड ऑफ स्टेट इनका निर्वाचित होता था। तो यह गणतंत्र बन गया। और इस गणतंत्र के काल में क्या क्या बातें हुई उसकी चर्चा मैं अलग से करता हूं। फर्स्ट बीसी में यहां पर आप 2 बड़े फेमस नाम आते हैं। एक का नाम आप सबने सुना है, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक बहुत बड़ा जनरल प्राचीन विश्व का रहा, रोमन सम्राट भी रहा वो कुछ टाइम के लिए। और वो एक नाटककार हैं
इंग्लैंड के, अंग्रेजी के, जिनका नाम है शेक्सपियर। शेक्सपियर ने एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक लिखा है जिसका नाम क्या है? जूलियस सीजर है। ये इस काल के उस पूरे प्लॉट पर आधारित है, उस कथानक पर आधारित है। और उन्होंने पूरे जूलियस सीजर का, क्योंकि साहित्य में और इतिहास में फ़र्क ये होता है कि साहित्य में कल्पना भी होती है। साहित्य और इतिहास में मेजर फर्क ये है कि इतिहास सत्य घटनाओं की बात करेगा और साहित्य उसमें कल्पना को जोड़ेगा। आप सब लोगों ने वो फेमस लाइन सुनी है, जहां न पहुंचे रवि कवि कल्पना करता है, साहित्यकार कल्पना करता है, लेकिन इतिहासकार कल्पना नहीं कर सकता, वैज्ञानिक कल्पना नहीं कर सकता। उसके लिए एजम्पशंस हैं, उसके लिए सोचने का यह है कि हां ये क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स है। लेकिन कवि कल्पना करता है, साहित्यकार कल्पना करता है। तो गणतंत्र की बात आई, यहां राजतंत्र की बात आई, सम्राट की बात आई। तो यहां पे गणराज्यों का समय था, गणतांत्रिक समय था, और यहां पे सम्राटों का काल आया। इसी सम्राटों के काल में दो नाम हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने हैं। एक तो मैंने बोला आपको जूलियस सीजर, और दूसरा नाम मैंने बताया ऑक्टेवियन। आप लोगों ने कभी कोई हॉलीवुड की पिक्चर देखी हो, खास करके ग्लैडिएटर जैसी मूवी अगर देखी हो, तो वो इस काल से संबंधित है। रोम में दास्ता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। दास्ता मतलब स्लेवरी, दास प्रथा उनके यहां चरमोत्कर्ष पर हुआ करती थी। यही कारण है कि जब भारत में पश्चिमी जगत से एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज, आप सबने मेगास्थनीज के बारे में सुना है। मेगास्थनीज एक बड़ी फेमस लाइन बोलता है, मैंने भारत में दास नहीं देखे। तो क्या भारत में दास नहीं थे? भारत में दास थे। तो वो क्यों कह रहा है ऐसे? क्योंकि दासों के साथ जो व्यवहार और जो फॉर्मेट उनके यहां था वो भारत में नहीं था। भारत में दासों के उन्मुक्ति के नियम थे, आप अपने दासत्व से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इनके यहां उन्मुक्ति के नियम नहीं थे। यह खास डिफरेंस आता है। अगली बात यह आती है, जैसे ही हम इस काल के बाद आगे निकलते हैं तो यह रोमन साम्राज्य लगभग 4th AD में आकर दो भागों में बंट गया। दो भागों में बंट गया। एक को हमने बोला पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक को हमने बोला पूर्वी रोमन साम्राज्य। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक दूसरा नाम भी आया, बेंजेंटाइन। उच्चारण अलग अलग भी हो सकता है, बेंजेंटीन लिखा होगा या बेंजेंटाइन लिखा होगा, उच्चारण किसी रूप में आ सकता है। दिस इज बेंजेंटाइन एम्पायर। तो ये बेंजेंटाइन एम्पायर, यहां से हम दो भाग देखते हैं। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसका केंद्र क्या रहा? रोम। और पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी बेंजेंटाइन साम्राज्य, इसका केंद्र रहा कंस्टेंटिनोपल, आजकल टर्की में है। तो दो राज्य बन गए, दो साम्राज्य बन गए। अब आप देखिएगा, जरा इतिहास को देखिएगा। यह इतिहास 1000 और 1200 BC से शुरू हो रहा है, और ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है जिसको हम बेंजेंटीन साम्राज्य कह रहे हैं, बेंजेंटाइन एम्पायर, यह एम्पायर लगभग 1453 AD तक चला, जब यहां पर जो ऑटोमन मुस्लिम्स थे, ऑटोमन टर्क्स मुस्लिम्स थे, उन्होंने इसको समाप्त कर दिया और अपना राज्य स्थापित किया। और सेम उन्होंने भी बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया, ऑटोमन एम्पायर। उनका राज्य भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला था। इसलिए यह परंपरा इन्होंने इन लोगों से सीखी है। तो आप देखिए, दुनिया का एकमात्र ऐसा साम्राज्य जो इतने सालों तक चला। दोबारा इस बात को देख लें, मैंने आपको बताया इससे पहले का काल 753 में रोम की स्थापना होती है। इस 753 में रोम की स्थापना से पहले का काल हमें दिखाई देता है।
इससे दरअसल जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में मूल रूप से दो सभ्यताओं का विकास हुआ। एक को हम ग्रीक सभ्यता कहते हैं, एक को हम रोमन सभ्यता कहते हैं। ग्रीक सभ्यता रोमन सभ्यता से थोड़े पहले की सभ्यता है और रोमन सभ्यता लगभग यहां से शुरू हो रही है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन, रोम की सभ्यता। इस रोम की सभ्यता को मैं फिर से बता रहा हूं, हमने 3-4 भागों में बांट दिया। पहला भाग जो 753 से पहले का था, यानी जब रोम की स्थापना हुई। दूसरा भाग आया जब 509 ईसा पूर्व में रोम में एक गणतंत्र की स्थापना हुई। और तीसरा भाग आता है जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आता है, जब रोम में एम्परर का कंसेप्ट आया। रोम एक ऐसा सभ्यता है, रोम की सभ्यता, जिन्होंने साम्राज्य का कंसेप्ट दिया। आज तक साम्राज्य का कंसेप्ट नहीं था, इन्होंने साम्राज्य का कंसेप्ट दिया। किसके यहां? उनके यहां। भारत में तो था, भारत में तो मौर्य साम्राज्य था, याद कीजिए आप पीछे, भारत में बिंबिसार था, लेकिन सम्राट हमारे यहां चल रहा था, उनके यहां शब्द नहीं है, उनके यहां से शब्द आया है एम्परर। लेकिन इनके एम्परर की एक खास बात और होती थी, ये डिक्टेटर होता था, ये हद दर्जे का डिक्टेटर था। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, जो राजा चाहेगा वही होगा और लोगों को बोलने और सोचने का अधिकार नहीं है। जब हम इस तरह की परिपाटी अपनाते हैं तो उसमें निरंकुशता टॉप लेवल पर आ जाती है। जब निरंकुशता टॉप लेवल पर आ जाती है तो राज्य में अत्याचार भी होते हैं। आप कल्पना करेंगे, इनकी सेना दुनिया की क्रूरतम सेना थी इस जमाने में, क्रूरतम। यहां पे कुछ वॉर होते हैं, इनका एक सिस्टम होता था, जाओ और जहां आपने जीता है उस एरिया में बच्चे और महिलाओं को मार दो। भारत ने बाद में बलबन ने भी इस थ्योरी को अपनाया, ब्लड एंड आयरन, रक्त एवं लौह की नीति। जब हम इनके यहां देखते हैं तो एक वॉर में तो एक एक साथ में ये 50,000 लोगों को बंदी बनाकर लाते थे और उनसे काम करवाते थे। खाना एक टाइम मिल जाएगा, काम करेंगे आप। जब ये वाला काल आया तो इन्होंने एक नया चेंज किया और बोला ठीक है, हम आपका कुछ नहीं करेंगे, आप हमारी सेना में भर्ती हो जाओ, आपको हमारे प्रति वफादारी दिखानी होगी। और इस पीरियड में इतनी सेना इनकी बढ़ी, तो आप जानते हैं जब सेना बढ़ेगी तो आपकी सैन्य शक्ति बढ़ेगी, मिलिट्री पावर बढ़ गई। मिलिट्री पावर बढ़ गई, जैसे ही व्यक्ति के हाथ में कोई पावर आती है वैसे उसका वो उपयोग या दुरुपयोग करना चाहता है। एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। अगर हमारे पास ताकत है, सत्ता है, तो अक्सर हमारे दिमाग में बात आती है कि इसका टेस्ट करें, पता तो चले मेरे पास ताकत है। अगर मेरे पास ताकत है और किसी और को पता नहीं चल रहा है तो मुझे क्या फायदा है? तो व्यक्ति अपनी शक्ति को दिखाना चाहता है, शक्ति प्रदर्शन। आप लोगों ने सुना होगा, आजकल पॉलिटिकल क्षेत्र में भी कहते हैं नेता के यहां कितनी भीड़ आई, 1 लाख की भीड़ आई, 10 लाख की भीड़ आई, कहते हैं नेता ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, बोलते हैं ना। अब उस जमाने में कैसे करेंगे? तो इस सम्राट के पास एक साथ 1 लाख की आर्मी, घुड़सवार चल रहे हैं, उसके पीछे उसके हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, और जो जो उसके पास हो सकता है वो सब कुछ है। तो सम्राट का वो शक्ति प्रदर्शन हो गया। जब इस वाले पीरियड की बात आती है तो यहां पर मैंने अभी आपको एक नाम लिया, जूलियस सीजर। इजिप्ट के अभियान पर जब यह गया तो यहां पर एक बहुत ही चर्चित रानी थी उस वक्त, राजकुमारी या रानी कुछ भी कहिए, क्योंकि वहीं की राजकुमारी थी वो। उसका नाम आप सबने सुना है, नहीं सुना तो कहानियों में खूब है उसका नाम, क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा उसका फेमस नाम है। ऐसे कहते हैं कि बहुत सुंदर तो थी, सुंदर होना तो कोई बहुत बड़ा एक इशू नहीं है, लेकिन इशू ये था कि वो बहुत बेहतरीन वो डिप्लोमेट थी, अच्छी फाइटर थी, डिप्लोमेट थी, फाइटर थी। इस कारण से हम देखते हैं एक उसके साथ और इशू जुड़ा हुआ था, वो अपने पास 2 सांप रखती थी।
कि जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी सांपों से मैं अपने को डसवा लूंगी। आजकल ये ट्रेनिंग टेररिस्ट को दी जाती है। साइनाइड का एक कैप्सूल रखा जाता है आपके पास। अगर आपके साथ ऐसे कोई डेंजरस चीज आती है तो आप कैप्सूल ले लीजिए, पूरा मिनट भी नहीं लगेगा डेथ होने में। उसने सांप क्यों लिया, इसके पीछे बहुत सी किंवदंतियां, उनमें मैं नहीं जाऊंगा। तो यहां पर हम जूलियस सीजर की बात करते हैं। ये जूलियस सीजर उस जमाने का, इसके बारे में एक फेमस लाइन है जो अक्सर बोली जाती है, ही केम, ही सॉ एंड ही कंकर्ड। वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। यानी जहां जहां वो गया वहां वहां वो जीतता चला गया, और जहां जीतता चला गया वहां के 50,000 लोग आर्मी में ले लिए। 50,000, 20,000, 10,000, कुछ नहीं तो 500 ही सही, क्योंकि आर्मी में एक काम तो होता नहीं है कि केवल लड़ना ही लड़ना है। आर्मी में कई तरह के काम होते हैं। कपड़े पे प्रेस कर ले, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं है। हमारे घोड़ों की सफाई कर ले, आर्मी में उसको काम दे दिया। इस कारण से इन लोगों की सेनाएं बढ़ती चली गई और रोमन छोटा सा जो राज्य था, इन लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया रोमन एम्पायर में। इस रोमन एम्पायर के अंतर्गत अब आप देख लीजिए कि कितना बड़ा एरिया हमारे पास है। ये रोमुलस की बात मैंने की थी। 753 ही फाउंडेड रोम। रोम की उसने स्थापना की। यहां से रोम का इतिहास व्यवहारिक रूप से लिखा जाना शुरू होता है। इससे पहले हमारे पास आर्कियोलॉजी बता रही है, इसकी चर्चा मैं अलग से करता हूं भी। ये टाइबर रिवर है, आप नदी का फ्लो देख रहे हैं। इस नदी के आसपास में, इस नदी के किनारे उसने रोम की स्थापना की। और एक शब्द आज भी चलता है इन्हीं लोग, क्योंकि हमारी आपकी संस्कृति में आजकल जितने ज्यादातर शब्द हैं, खास करके यूरोप की संस्कृति में, वेस्ट की संस्कृति में, उनके शब्दों का जो मूल आधार है वो ग्रीक है या रोमन है। ये फोरम वहीं से आता है। फोरम एक ऐसा एक्टिविटीज का सेंटर था जहां पर लोग इकट्ठा हो जाते थे, जैसे हम लोग बोलते थे मेले। तो फोरम इस तरह की चीज होती थी, वहां पर वो लोग आकर के मिलते थे। जब वो आकर के इस रोम के आसपास से मिलने लगे तो इस फोरम का नया नाम दे दिया गया, क्या? रोम। और इस रोम के आसपास में इस रोमन सभ्यता का विकास होता है। और अगर मैं ज्योग्राफिकल हिसाब से बोलूं तो दैट इज टाइबर वैली। ये वो नाम है जो इसके पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड है। आप लोगों ने सुना होगा, आज भी हम इटली की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे यूरोप के कई देशों की बात करें, तो वहां पर सीनेट सिस्टम होता है। सीनेट का मतलब यह है कि जैसे हम लोग अपनी लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं, उस तरह से वहां की संसद। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। दिस इज पिक्चर ऑफ सेनेट। ये क्या है? सेनेट का एक चित्र है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आज ये जो तब का पिक्चर है, ये आज की पृष्ठभूमि, आज का जो पिक्चर है संसदों का, जितने भी दुनिया में संसद है उनका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। आज हमारी लोकसभा राज्यसभा लगभग इस पैटर्न पर है। ऐसे ही होता है, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही है। सीनियर थोड़ा आगे बैठेंगे, सीनियर को बोलने का टाइम ज्यादा मिलेगा, जूनियर को कम मिलेगा, लोकसभा स्पीकर निर्धारित करेगा। सेम वे, बस फर्क यह है उस जमाने में टेक्निक नहीं थी, तो ये लोग आकर के देखिए कहां से बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलेंगे। जबकि आज क्या है, अपनी अपनी जगह से आप अपनी बात कह सकते हैं। तो ये रोमन सेनेट हुआ करती थी। कोई भी डिसीजन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर आती है, ऐसी मान्यता है, आप जरा इनके जरा कपड़े देखिएगा कैसे पहने हुए, ठीक है? सब कपड़े देख रहे हैं इनके, ढीले ढाले कपड़े हैं। मैं इसके पैरेलल में आपको किसी सैनिक के कपड़े आपको दिखाता हूं। ये सैनिक का कवच है। एक मान्यता है कि जो मालिक हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो मालिक हैं, पॉलिसी मेकर हैं, वो ढीले कपड़े पहने ताकि उनका दिमाग शांत रहे। जो सैनिक हैं उनको टाइट कपड़े पहनाए जाएं। देख लीजिए जैकेट कैसे पहनी हुई है। उसके पास जूते भी बिल्कुल टाइट होने चाहिए।
उसके ट्राउजर्स, उसके कपड़े, उसकी जैकेट, उसका सिर देख लीजिए आप, ताकि वो दिमाग से ना सोचे, शरीर से काम करे। ये सारा कंसेप्ट ये लोग लेकर आए। आपने सुना होगा, देखा होगा, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यहां तक कि जो आज के कश्मीर के आतंकवादी हैं, वो जो ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं लेकिन बीच में एक बेल्ट लगाते हैं अपने को टाइट करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिजिकली एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर एक ये बेसिक डिफरेंस आता है। तो ये एक मिथकीय शासक है फूसी। इस फूसी के साथ साथ क्या क्या चीजें आती हैं? ऐसा माना गया कि ये पहला व्यक्ति है जिसने चीनियों को क्या सिखाया? बोलना पढ़ना सिखाया। कौन कह रहा है? लेजेंड्स कह रहे हैं, अनुश्रुतियां कह रही हैं कि क्या दिखा रहा है? ये पढ़ना लिखना सिखा रहा है ये चीनियों को। अगला राजवंश जो है वो शांग राजवंश है। शांग राजवंश के बारे में जरा थोड़ा सा देखिएगा आप। ये करीब करीब 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जब इंडिया में आर्य संस्कृति शुरू हो रही थी। कि उस वक्त का इतिहास है ये देखिए शांग राजवंश। आप फिर वही चीज देखिएगा, दोनों नदियों के बीच का एरिया। बाकी चीन खाली पड़ा है, बाकी चीन अभी पत्थर में चल रहा है, और यहां ये राजवंश तरक्की कर रहे हैं। शांग राजवंश, ये आपको मैंने बताया अभी, ये क्या है? चीन की दीवार। इसके बहुत तरह के स्ट्रक्चर हैं, इसके बहुत तरह के फोटोग्राफ्स और वीडियोस सामने आते हैं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे, जब इसको पास से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा ये सड़क नुमा है। आप में से अगर लोगों ने कुंभलगढ़ का फोर्ट देखा हो तो कुंभलगढ़ की जो दीवारें हैं उन दीवारों से भी इसकी तुलना की जाती है। अभी 1987 में इसको यूनेस्को ने अपने हेरिटेज में ले लिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जयपुर के सिटी को भी, जो हमारा परकोटा का एरिया है, उसको भी यूनेस्को ने अपने हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज में लिया है, सांस्कृतिक विरासत सूची में लिया है। इसी तरह से ये चीन की दीवार 1987 में ये इस विरासत की सूची में सम्मिलित हो गई थी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मूल रूप से चिन राजवंश, वन टी नाम का एक राजा था, उसने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया, और उस कंस्ट्रक्शन के साथ ऐसी दीवार दुनिया में कहीं नहीं बनी, ऐसी दीवार रोकने के लिए कहीं नहीं बनी। हम लोग, आप और हम बात करते हैं, अपना घर बनाते हैं और उसके साथ में हम बाउंड्रीज बनाते हैं। घर बनाने के लिए बाउंड्रीज है, देश बनाने के लिए। आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जाल लगाया गया है, लेकिन सब जगह वो भी नहीं है, सब जगह वो भी नहीं है। इसलिए हमने डिमार्केशन लाइन खींचने की कोशिश की है भारत और पाकिस्तान के बीच में। चीन में कहां पे लगाए हैं? क्योंकि पूरा की पूरी पहाड़ी है। पता लगा ये पहाड़ आपके पास और ये पहाड़ हमारे पास, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में खाई है, कहां जाके लगाएंगे? इन्होंने उस जमाने में, ये इनकी ग्रेटनेस है काम करने वालों की। न जाने हजारों लाखों मजदूर और कारीगर इससे जुड़े हुए रहे। जो डांसटी है, चाउ उच्चारण भी है इसका, चियो और चाउ, ये भी आप देखिए उसी में है, लेकिन थोड़ा इसका अब विस्तार हो गया। आप जब मैप वाइज देखते जाइएगा, थोड़ा इसका विस्तार होता गया है। ये अब पूर्वी क्षेत्र की तरफ, ये कोस्टल रीजन में आ गए। कोस्टल रीजन इतिहास में और संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और हम और चीन, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास समुद्र है। समुद्र होना बहुत सौभाग्य की बात है, सांस्कृतिक रूप से नहीं, व्यापारिक रूप से, शक्ति के रूप में। एक देश है, बहुत बड़ा देश है रूस, उसके पास समुद्र नहीं है। पूरे 2000 साल के इतिहास में वो समुद्र पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, आज भी कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो समुद्र है वहां बर्फ जमी है। आप अगर उसका मैप याद करेंगे तो ऊपर का पहाड़ जो है आर्कटिक का एरिया आ जाता है, वहां कुछ है ही नहीं, वहां तो बर्फ जमी है। इसलिए समुद्र होना बहुत यूजफुल है। आप देखिए सारा समुद्र है, इसलिए इनके पास बहुत बेहतरीन किस्म के बंदरगाह मिलते हैं। 2000 बीसी में भी थे, यानी आज से 4000 साल पहले, आज भी है। कैंटन जैसा बंदरगाह, हांगकांग पहले उन्हीं के पास था, बाद में अंग्रेजों ने ले लिया।
भारत के पास प्राचीन लेख मिलते हैं कि हमारे पास 300 बंदरगाह थे, क्योंकि प्रायद्वीप ही भारत था, समुद्र था तो बंदरगाह होंगे ही। अभी मैंने आप लोगों को चर्चा की थी सिल्क रूट, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये सिल्क रूट क्या है? मोटे तौर पर लियाओपांग नाम की जगह है ये, यानी चीन का पूर्वी क्षेत्र। इस पूर्वी क्षेत्र से आप देख रहे हैं कि ये जो एक व्यापारिक मार्ग चल रहा है, ये व्यापारिक मार्ग यहां से चीन होते हुए, और यहां मैंने आपको बताया था ये कौन सा एरिया है? डेजर्ट एरिया है, ये गोभी का मरुस्थल है। आप आश्चर्य करेंगे, अगर एक व्यापारी को, एक व्यक्ति को यहां से लेकर के और यूरोप तक, कैस्पियन सागर तक की यात्रा करनी है अगर, तो उस यात्रा के दौरान उसको बहुत तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे अपने में। यहां से चलेगा तो ये मैदानी क्षेत्र है, यहां घुड़सवारी होगी, घोड़ों से जाएगा, हाथी घोड़े, उनके यहां हाथी कम थे, घोड़े ज्यादा थे, इनसे जाएगा। जैसे ये डेजर्ट में आए, आप लोगों ने सबने सुना होगा नाम, रेगिस्तान का जहाज कौन? कैमल। और कैमल के थ्रू आप इसको क्रॉस करेंगे। यहां जैसे आएंगे, ठंडा एरिया आ गया, बहुत ठंडा एरिया है, माइनस में टेम्परेचर आ जाएगा सर्दियों में। उसके बाद जैसे आप यहां पे ये बुखारा क्रॉस करेंगे, ये कैस्पियन सी और ये सब पानी वाले एरिया आ गए, वहां उनके पास शिप्स होते थे जाने के लिए, और यहां से थ्रू ये यूरोप जाते थे। रेशम का व्यापार हुआ करता था। एक भारतीय लेखक हुए कालिदास, उन्होंने अपने ग्रंथों में एक शब्द लिखा है, चीनांशुक शब्द लिखा है, चीनांशुक। चीनांशुक का मतलब होता है चीन का कपड़ा, यानी रेशम। भारत में भी रेशम होता था, लेकिन उनकी तरह का रेशम नहीं था। भारत में भी 5-6 तरह के रेशम मिलते थे, लेकिन उनका रेशम बहुत ही बेहतरीन था। अभी मैं लीजू की बात करूंगा आपको, जिसने रेशम, आप जानते हैं कि रेशम शहतूत के पत्तियों से निकलता है, उससे फैब्रिकेशन होता है, उसका बनता है, प्रोडक्शन होता है। और इसी तरह से यहां पर जब ये सिल्क रूट आया, आप देखिए ये जो यहां से निकला, ये समरकंद का एरिया है। भारत से एक मार्ग आता था, ये मार्ग ऐसे आया है, इस मार्ग को हम कहते थे उत्तरापथ। उत्तरापथ का मार्ग था, ये मौर्य काल से चला आ रहा था। आज जिसको हम NH1 NH2 कहते हैं, हमारे पास तो अब अमृतसर तक ही है, पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, आप सब लोगों को मालूम है। और अब तो ये काबुल होता हुआ, तक्षशिला होता हुआ कहां जाएगा? इस सिल्क रूट से जुड़ जाएगा। तो भारत का भी जितना व्यापार था वो सब इसके थ्रू होता था। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आपको व्यापार करना है और आपका इन रूट्स पे कंट्रोल है, तो आप पावरफुल हो जाएंगे। तो एक राजा था, नाम था कनिष्क। आप सब लोगों ने कनिष्क का नाम सुना है। इस राजा ने इस पूरे इतने एरिया को कंट्रोल कर लिया, और सारी दुनिया के जितने ये 8-10 देश हैं, सब इस राजा का इतिहास पढ़ते हैं, हमारे सहित। हम भी कनिष्क को पढ़ते हैं, पाकिस्तान वाले भी पढ़ते हैं, अफगानिस्तान वाले भी, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, बुखारा, जितने छोटे बड़े देश हैं सारे इसको पढ़ते हैं, क्योंकि इसका शासन इतने एरियाज में रहा। अब ये सिल्क रूट बेसिकली ट्रेडिंग का मामला था, ये व्यापार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये आप व्यापारिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं मार्गों का। ये मार्गों का स्ट्रक्चर आप सबको दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, ये अभी मैंने कुषाण कनिष्क का नाम लिया था, और ये अरेबियन पेनिनसुला यानी अरबी प्रायद्वीप हो गया। और इसके बाद ये देखिए कैस्पियन सागर से होकर के कहां चले गए? रोम तक आ गए, यानी यूरोप तक पहुंच गए। आप सोचिए एक बार के लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा। आज हम कितनी आसानी से कह रहे हैं, क्योंकि आज हम रोम से लेके यहां तक 6.5 घंटे में पहुंचते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एयरशिप्स हैं, हवाई जहाज हैं। आज हम इस दिल्ली से लेकर के चेन्नई तक हम 2.25 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन याद कीजिए, आज से 2000 साल पहले 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में 4 से लेकर के 8 महीने के बीच का समय लगता था, कभी कभी साल भी लगता था।
आप सोचिए हमने टेक्निकली कितनी रिवॉल्यूशन की है। तो ये आप इस पूरे एशिया क्षेत्र का पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि सब जगह देखिए, समुद्र से भी देखिए, आप समुद्र डीप सी में नहीं जा रहा है कोई, डीप सी में यहां पे आगे जाना पड़ रहा है। देखिए आपको गहरे समुद्र में जाना बहुत खतरेमंद होता था, क्योंकि जैसे आप गहरे समुद्र में जाते थे वैसे ही तूफान के आने के चांसेस, तूफान में फंसने के चांसेस मिलने लगते थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखी है एक खास बात कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र के थ्रू यात्रा कर रहा है और वो व्यापारी आपसे ब्याज पर पैसा लेना चाहता है तो उस पर 64% का रेट लगाया जाए, 64%। आप सोचिए कितना ज्यादा है। अगर ऐसा व्यक्ति 4 साल के भीतर वापस नहीं आता है तो उसको लापता या मरा हुआ मान ले। ऐसी महिला को पुनर्विवाह करने का अधिकार है, ये अर्थशास्त्र में है। इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि यहां डीप सी में जाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। तो ये सारा पार्ट आप देख रहे हैं किस तरह से रेड 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 जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह से देखिए पानी के अंदर से भी जा रहे हैं, देखिए ये। ओके, अब इस पर आने से पहले हम थोड़ी सी और बात कर लें। जब हम चीन के इतिहास की बात करते हैं तो जैसे हम अपने भारत में बोलते हैं कि भाई भारत में जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृति है, यहाँ महात्मा बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए। बाद के काल में यहाँ एक इस्लामिक कल्चर आया जिसने अपना एक इंडियनाइज फॉर्म ले लिया, भारतीय रूप ले लिया जिसने। तो भारत में संस्कृति की बहुत सी धाराएं हैं, इसलिए हम इसको मल्टीकल्चर कंट्री कहते हैं, इसलिए हम इसको अनेकता में एकता कहते हैं। इसी तरह से चीन में भी है। चीनियों की अगर आप शक्ल भी देखेंगे, फिजिकल फीचर्स भी देखेंगे तो भी बहुत अलग अलग नजर आएगी, बहुत अलग अलग नजर आएगी, क्योंकि चीन बहुत बड़ा है। ये जिस व्यक्ति की आप शक्ल देख रहे हैं ये ज़्यादातर चीनी आपको क्योंकि ये लोग सब ईस्टर्न पार्ट से रिलेटेड है इसलिए इनकी शक्ल आपको अलग से दिखाई देगी। लेकिन जो कजाकिस्तान की तरफ के हैं वो एकदम गोरे हैं, लंबे भी हैं, वहां उस एरिया में इस्लाम है आजकल। तो 2-3 धाराएं हैं संस्कृति की, दर्शन की, धर्म की। धर्म और दर्शन की 2 धाराएं डेवलप हुई। एक को हम कहते हैं कन्फ्यूशियस की धारा। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन में एक तो कन्फ्यूशियस की विचारधारा है और दूसरी ये ताओवाद की विचारधारा है। ताओ एक शब्द है, ये एक्चुअली लिखा तो लाओत्सु है, स्टार्टेड बाय लाओत्सु। उसको सू भी कहते हैं, उसको लाओत्सु भी कहते हैं। चाइनीज नेम है, चाइनीज नेम में कई जगह आपको प्रोनाउंसिएशन के कारण से डिफरेंस भी मिलेगा। इस ताओ का मीनिंग ये पूछा जाता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ताओ। तो ताओ का मीनिंग है मार्ग, वे और द पाथ, यानी ये एक प्रकार का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? आध्यात्मिक मार्ग है। जैसे भारत में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग, जिसको उन्होंने मध्यम मार्ग कहा, वैसे ये भी कह रहे हैं। तो ये ताओ है। और एक नाम और आता है कन्फ्यूशियस। जहां कन्फ्यूशियस ने बल दिया नैतिकता पर, सामाजिक व्यवस्था पर, दुनिया में लगभग सभी जगहों पर नैतिक नियमों पर बल दिया गया है, मॉरल वैल्यूज, ताकि व्यक्ति उन मॉरल वैल्यूज से रेगुलेट हो। आप और हम सब जानते हैं कि जितनी हमें मॉरल वैल्यूज बताई जाती हैं, चाहे चीन की इतिहास ने बताई, चाहे क्रिश्चियनिटी ने बताई, चाहे इस्लाम ने बताई, चाहे हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, इस्लाम में शब्द आता है शरीयत। तो क्या शरीयत का पालन सदैव होता है? नहीं होता। शरीयत में जो बताया तो उसका पालन तो बहुत कम % होता है। जो भारत में हम नैतिकता की बात करते हैं उसका पालन हम कितना कर पाते हैं? इसी तरह से जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो उनके यहां नैतिकता के 6000 से ज्यादा नियम हैं, याद भी नहीं रहेंगे, इतने नियम हैं। तो इस नैतिकता पर उन्होंने फोकस किया। बहुत अच्छी अच्छी नैतिकता की बातें करते हो, सुनने में और दिखने में और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी कथा है। इन्होंने क्योंकि नैतिकता पर बल दिया था इसलिए इन्होंने बोला कि प्रशासनिक सिस्टम में हमारे लोग होने चाहिए, कन्फ्यूशियस ने। तो कन्फ्यूशियस ने जब इस तरह की बात की तो
एक जज बनाया गया जो कि कन्फ्यूशियस की विचारधारा से प्रभावित था। उसके सामने एक केस आया। केस था कि एक पैसे वाले के घर पे चोरी हो गई। मामला जब न्यायाधीश के सामने लाया गया, न्यायाधीश ने पूरे इशू को सुना। सुनने के बाद उसने जो डिसीजन दिया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। डिसीजन था जिसे चोरी की है उसको छोड़ दिया जाए, और जिसके घर में चोरी हुई है उसको जेल में बंद कर दिया जाए। सन्नाटा हो गया। ये क्या है? लोग अपील लेकर के राजा के पास गए। राजा साहब, ये कैसा न्याय है? राजा ने तुरंत जज को बुलाया क्योंकि वो कन्फ्यूशियस से प्रभावित था। राजा को जो तर्क दिया जज ने, उसने बोला न ये इतना कमाता, न ये इतना लुटने का सेंटर बनता, और न इस व्यक्ति के पास इतना कम होता कि इसको चोरी करने की नौबत आती। क्यों तो इसने इतना कमाया? क्या आवश्यकता थी? संसाधनों का विभाजन ठीक से नहीं है। बात में तो दम है, बात में तो नैतिकता है। राजा ने यही जवाब दिया जो मैंने बोला, बात तो ठीक है, लेकिन आप आज ही त्यागपत्र दे दो। व्यवहारिक नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। नैतिकता संबंधी इन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं, जैसे मैं आपको कुछ किताबों का जिक्र करूं, जैसे नाम आता है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आई चिंग, चाइनीज नेम है। इस तरह से उन्होंने करीब 8-10 किताबें लिखी हैं। ये जो कन्फ्यूशियस थे, इनका एक शिष्य था, मैंसियस उसको बोलते हैं। कन्फ्यूशियस मैंसियस पे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। जब जैसे हमारे यहाँ भारत में बुद्ध के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो टीचिंग थी, उनकी जो प्रीचिंग्स थी, उनका जो संकलन किया गया उनके शिष्यों के द्वारा किया गया, सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो आई चिंग, इनमें सब में या तो नैतिकता है, या सदाचार है, या एटिकेट्स है, या फिर छोटा सा इतिहास है। इस तरह से इन्होंने करीब 7-8 किताबें लिखी। तो जब हम चीन के इतिहास की बात करते हैं, तो इस पूरे इतिहास में हम पाएंगे कि नैतिकता संबंधी मापदंड। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हम धर्मों की बात करें तो दुनिया में 2 तरह के धर्म डेवलप हुए। एक को हमने वेस्टर्न रिलीजन कहा, एक को हमने ईस्टर्न रिलीजन कहा। ये जो वेस्टर्न रिलीजन है, इसमें 3 धर्म इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 ज्यूज, यहूदी। नंबर 2 क्रिश्चियनिटी, ये ऑर्डर में है। और नंबर 3 इस्लाम, क्योंकि इनका सबका उदय यरूशलेम और उसके आसपास के एरिया से हुआ, अरब प्रायद्वीप से हुआ। इसलिए ये धर्म, इनको हम वेस्टर्न रिलीजन कह देते हैं। जब हम ईस्टर्न रिलीजन की तरफ बात करते हैं, तो ईस्टर्न रिलीजन में ये कन्फ्यूशियस, ताओ, शिंटोइज्म, शिंटो धर्म, ताओ धर्म, शिंटो धर्म और कन्फ्यूशियस का धर्म, ये सारे चाइना के हैं। इसी के साथ जुड़ता है इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म, जिसमें कि आज जिसको हम हिंदू धर्म कह देते हैं, उस काल में हिंदू धर्म शब्द नहीं था, सनातन शब्द था। तो सनातन धर्म की परंपरा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, वो धर्म है, रिलीजन नहीं बन पाया, क्योंकि रिलीजन के लिए बहुत नियम सशक्त होने चाहिए थे, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने चाहिए थे। तो ये 2 तरह के धर्म इस पूरी दुनिया में डेवलप हुए हैं, और इन धर्मों ने जहां समाज को जोड़ा है, जहां समाज का कल्याण किया है, वहीं समाज को तोड़ने का काम भी किया है। वहीं ये विवाद के बिंदु भी बने हैं। सारी दुनिया में धर्म व्यक्ति के कल्याण के लिए है, धर्म इंसानियत को फैलाने के लिए है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके और हमारे बीच के बहुत से लोग इस तरह की बात नहीं कर पाते हैं। इस कारण से विवाद होते हैं, इस कारण से संघर्ष होते हैं।
जिनको हम चाहे कम्युनल राइट्स बोलें, चाहे अमेरिका में बोलें, चाहे हिंदुस्तान में बोलें, चाहे चाइना में बोलें। अब इसको करने के बाद हम थोड़ी सी इस बात पर चर्चा करें कि आजकल यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। दो तरह के डिवीजन करें हम क्वेश्चंस की। एक तो हम एकेडमिक डिवीजन कर रहे हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिवीजन कर रहे हैं। जो एकेडमिक डिवीजन है यानी जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम्स में आप लोगों को मालूम है कि कुछ जगहों पर यूनिवर्सिटी सिस्टम में बड़े क्वेश्चंस आते हैं, 600 शब्दों के, 500 शब्दों के, 400 शब्दों के। कुछ जैसे हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़, राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं या राजस्थान के जितने विश्वविद्यालय हैं, यहाँ पर छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे माना आपसे ये क्वेश्चन आ गया, ताओइज्म क्या है, ताओवाद क्या है, 15 शब्द 20 शब्द में लिखिए, 50 शब्द में लिखिए। तो एक तो बड़े क्वेश्चंस हुए यानी 400-600 शब्दों के, एक छोटे क्वेश्चंस हुए और एक बिल्कुल छोटे 15 शब्दों के, 20 शब्दों के क्वेश्चंस हुए। ये तो रहा एकेडमिक वर्ड। अब इसमें चेंज ये आया, जो कॉम्पिटिटिव वर्ड है इसमें चेंज ये है कि चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससीज हो, स्टेट पीएससी जैसे हमारे यहाँ आरपीएससी है राजस्थान में, यहाँ पर क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कम शब्दों में भी होता है, ज्यादा शब्दों में भी होता है। मेंस के एग्जाम में ये लिखने का होता है, 15 शब्द, 50 शब्द, 100 शब्द, 200 शब्द, इस तरह से होता है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये ऑब्जेक्टिव तरह से होता है। पिछले 3 सालों में हमारे पास बहुत तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होने शुरू हुए हैं। क्वेश्चंस कई तरह के होते हैं। पहले क्वेश्चन को हम बोलते हैं जैसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन मतलब जिसमें सूचना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं राजस्थान की राजधानी क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो सीधे जयपुर। भारत की राजधानी है, गलत, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली है। ये एक ऐसी चीजें हैं जो सेकंड्स में आंसर आते हैं। लेकिन अब आजकल, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा पिछले 6-7 साल में यूपीएससी ने सीसेट शुरू किया, आरपीएससी ने बहुत से बदलाव किए, इसलिए पिछले 3-4 सालों में काफी परिवर्तन आए हैं। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आने लगे हैं, कथन कारण प्रकार के प्रश्न। अब मैप बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, अब लॉजिकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। कथन दिया है, बताइए ये कथन सत्य है या नहीं है, और इसमें से कितने कथन सत्य हैं, इसमें से कितने कथन असत्य हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये प्रश्न नए प्रकार के हैं, और ये पढ़ने के लिए अब समय आ गया है कि जो नई जनरेशन के लोग हैं उनका पढ़ने पढ़ाने का तरीका साइंटिफिक हो। अगर वो साइंटिफिक नहीं है तो आगे सफलता मिलने में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो नए पैटर्न को समझ करके हम इनके क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे माना सिंपल सा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में ताओवाद का उदाहरण मिलता है या ताओवादी विचारधारा मिलती है, तो आपका आंसर सीधे चीन की सभ्यता। जैसे आपको पूछा जाए कन्फ्यूशियस किस सभ्यता से संबंधित है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, तो आपने आंसर दिया चीन की सभ्यता से संबंधित है। ये इस दुनिया का एक इतिहास का एक अलग सा रूप है, और आश्चर्य भी है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आज से लगभग 2500 साल पहले, धरती के इन तीनों भागों में महान महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ सांस्कृतिक रूप से। पहला हम चीन की बात कर रहे हैं तो चीन पे चलें, यानी कौन? कन्फ्यूशियस, ताओ। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहां हमें महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। ये कोई व्यक्तित्व राजनीतिक नहीं है। आप देखिए इन 1500 सालों में न जाने 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल में न जाने कितने राजा आए और चले गए, उनको हम याद नहीं कर रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं आज की जनरेशन के हिसाब से। तीसरा पार्ट आता है ग्रीक साम्राज्य में, यानी यूरोप में, जहां पे अरस्तु हुए, सोक्रेटिस हुए, सुकरात, ये जो वहां के चिंतक हैं उन्होंने दुनिया को बदला। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया को बदलने में
इस दुनिया को बदलने में हमेशा समाज का एक बहुत छोटा सा वर्ग इस दुनिया को बदलता है। बाकी 99% लोग इस दुनिया में आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वो 1% से कम ऐसा है जो इस दुनिया को बदलता है, और जो दुनिया को बदलता है उसका इतिहास लिखा जाता है। इसलिए हम कन्फ्यूशियस को पढ़ रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस ने जहां वैल्यूज पर बल दिया, सामाजिक नियमों पर बल दिया, नैतिकता पर बल दिया, इन्होंने प्रकृतिवाद पर बल दिया। प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर। यह बात बाद में 18वीं शताब्दी में रूसो ने भी की कि गो बैक टू नेचर, प्रकृति के जैसे बनो। और आजकल आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कुछ टाइम से बहुत से लोग इस बात पर बल दे रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार रहो। नेचर जो कहता है, आप लोगों ने सुना होगा, आज से 10 साल पहले हम कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत बात करते थे, आजकल कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करते हैं। आजकल खान पान के जीवन में परिवर्तन आया, प्रकृति के हिसाब से रहो। छाछ पियो, छाछ प्रकृति से आई। राबड़ी, आप देखेंगे अभी आने वाले समय में ये जो आप पिज्जा कल्चर और बर्गर कल्चर है, ये भारत में फिर से चेंज होगा। आज हमारा गांव का बच्चा भी अब पिज्जा बर्गर जाने लगा है, जो कि छाछ राबड़ी वाला बच्चा था। अगर हम उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू निकालें तो आपको लगता है पिज्जा बर्गर उसका कहीं सामना कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो गांधी जी ने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने प्रकृति का सिद्धांत दिया, प्रकृति की बात की। तो यहां पर ये प्रकृति की बात कर रहे हैं, यहां पर ये उन आध्यात्मिक मार्गों की बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस है, चाहे ताओ है, चाहे शिंटो है, ये इन सब लोगों ने उस आध्यात्मिक मार्ग की बात आपसे और हमसे की। अब हम इस बात को अंतिम चरण पर ले जाते हैं। वो अंतिम चरण ये है, हम इतिहास को याद इसीलिए करते हैं जिसको भी हमको याद करना है। हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि मानो, क्योंकि एक फंक्शनलिस्ट एक पर्सनैलिटी होता है, हम कहते हैं इन्होंने हमको क्या दिया, इतिहास में ये लोग हमको क्या दे गए। गांधी जी, नेहरू जी को क्यों याद करें? क्योंकि उन्होंने हमको कुछ दिया। जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया हम उनको याद नहीं करते। तो फिर बात करते हैं चीन की सभ्यता हमें क्या दे गई, क्या दिया चीन की सभ्यता ने। तो जैसे मैंने शुरुआत से बात की थी, चीन ने कागज दिया, प्रिंटिंग दिया, कागज। आजकल कागज की चर्चा आती है। आप जानते हैं कि अब आने वाले 10 सालों में ये कागज हट जाएगा, पेपरलेस बात हो रही है। हम बातें ऑनलाइन कर रहे हैं, पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि आज अच्छी बात ये बोली जाती है कि पेपर का मिनिमम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। वो एक अलग चैप्टर है। तो पेपरलेस, सरकंडे से पेपर बनता था पहले, घास होती है एक। भारत में पेपर 15वीं-16वीं शताब्दी में आने की बात आती है। वो वाला पेपर यूरोपियंस पे लेकर आए, कुछ पार्ट मुगल लेकर आए। प्रिंटिंग की जब बात आती है तो इनका प्रिंटिंग जो था प्रोटोटाइप प्रिंटिंग था, प्रिंटिंग का प्रारंभिक रूप। जब हम यूरोप में गुटेनबर्ग की बात करते हैं, उसने सबसे पहले आधुनिक प्रिंटिंग की शुरुआत की। तो प्रिंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको दिया किसने, तो वो चाइना से आया। तो प्रिंटिंग है, पेपर है। उसके बाद एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, गन पाउडर, बारूद। बारूद एक ऐसी चीज थी जिसने युद्धों की दिशाएं बदल दी। हालांकि जब हम यूरोप का इतिहास देखते हैं और भारत का इतिहास देखते हैं तो वहां पर भी कुछ जगहों पर ऐसे विस्फोटों की चर्चा है जो कि बारूद से ही संभव थे। लेकिन जिसकी हम आधुनिक बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं गन पाउडर की, बारूद की, और जैसे हम बात करते हैं बंदूक की। बाबर अपनी बुक बाबरनामा में लिखता है कि 1519 में जब पहली बार हमने बंदूक का प्रयोग यहां किया, भेरा और बाजौर, पंजाब में, आजकल पाकिस्तान वाले पंजाब में, तो जब मैंने पहली बार बंदूक चलवाई
तो जो विपक्ष में लोग थे उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, क्योंकि उनको तलवार की आदत थी, उनको भाले की आदत थी, उनको तीर कमान की आदत थी। गोली लगी और व्यक्ति गया नीचे। ये हुआ क्या? तो जिसके पास बंदूकें आई, जिसके पास तोपें आई, जिसके पास गन पाउडर आया, वो छा गया। इसलिए मध्यकाल तक आते आते पॉलिटिकल सिस्टम में एक नया कंसेप्ट और जुड़ा, गन पाउडर स्टेट। जिसके पास गन पाउडर वो शासक,